आप सब जानते हैं कि चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, जब हम कोई बात कहते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बोलते हैं, हम पूरी बात बताने की कोशिश करते हैं। वर्ड्स को, फ्रेजेस को आपस में हम लोग कनेक्ट करते हैं और तब जाके हम लोगों को पूरी बात समझाने में कामयाब रहते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वर्ड कितने, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं और वो बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है, देखिए सेंटेंस के अगर टाइप्स की बात की जाए तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, एक उसकी मीनिंग के आधार पर और एक उसकी बनावट के आधार पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक होता है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है किसी को कुछ कहना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मेरा नाम अजितेश कुमार है, तो मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रहा हूं बल्कि क्या कर रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिसमें मैं आपसे पूछता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें आपसे कहा कि मेरा नाम अजितेश कुमार है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं आपका नाम क्या है। तो जब मैं बताऊंगा तो असर्टिव, लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा तो वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव। इसके बाद नंबर आता है इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? सामान्यतः आपने देखा होगा कि किसी को आप ऑर्डर देते हैं, जरा एक गिलास पानी लेते आओ, दरवाजा बंद कर दो, ठीक है चले जाओ। आप किसी को अनुमति देते हैं, आज्ञा देते हैं, उसे निवेदन करते हैं, सलाह देते हैं, मना करते हैं। तो इस तरीके के जितने भी वाक्य होते हैं उसको आप इस कैटेगरी में यानी कि इंपरेटिव की कैटेगरी में रखते हैं। यानी इंपरेटिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कुछ कहा या पूछा नहीं जाता है, बल्कि आदेश दिया जाता है, सलाह दिया जाता है, निवेदन किया जाता है। समझ में आ रही है बात? इसके बाद एक टाइप है ऑप्टेटिव। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ऑप्टेटिव जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी का ही एक पार्ट होता है। बहुत सारी किताबों में ऑप्टेटिव, जैसे आप रेन एंड मार्टिन की किताब उठा के देखें तो वहां पे आपको ऑप्टेटिव नाम का कोई टाइप नहीं बताया जाता है, इसलिए क्योंकि ये जो सेंटेंस होता है मे से शुरू होता है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क से जाके खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू पास योर एग्जाम। तो जब भी आप किसी इस तरीके का सेंटेंस बोलें जिसमें आप किसी को आशीर्वाद दें, किसी को श्राप दें या भगवान से प्रार्थना करें, अपनी इच्छा, अपनी कामना बताएं, तो आप उसको ऑप्टेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव कहते हैं। और सामान्यतः ये वाक्य जो होता है मे से शुरू होता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग। लेकिन कुछ कुछ ऐसे वाक्य भी आपको मिलेंगे जिसमें मे का इस्तेमाल नहीं होता है। अच्छा, असर्टिव की मैं बात कर रहा था। असर्टिव सेंटेंसेस नॉर्मली फुल स्टॉप से खत्म होते हैं। नॉर्मली क्या, फुल स्टॉप से ही खत्म होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क से खत्म होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस फुल स्टॉप से खत्म होते हैं। इसके बाद एक अंतिम है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी वैसे सेंटेंसेस को कहा जाता है जो इंटरजेक्शन से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? इंटरजेक्शन से। जैसे आपने कहा ओह, वाओ, व्हाट। तो ये जो आप एक्सक्लेम करते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप कुछ खा रहे हैं, अचानक से आपके दांत में कोई कंकड़ दब जाए, या आप कहीं जा रहे हैं अचानक से आपका पैर किसी चीज में टकरा जाए, तो आप कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करेंगे। तो जो आपका एक्सप्रेशन होता है वो शब्दों से कैसे दिखाया जाएगा? तो यही सब वो शब्द होते हैं जो आपके एक्सप्रेशन को दिखाते हैं कि आप खुश हैं, आप दुखी हैं, अचानक आपके साथ कोई घटना घटी है, इत्यादि। समझ में आ रही है बात? तो ये 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें अगर आप कुछ बताते हैं तो असर्टिव, जिसमें आप कुछ पूछते हैं तो इंटेरोगेटिव, जब आप ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस देते हैं तो इंपरेटिव, अगर आप कोई प्रार्थना करते हैं, कोई कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं तो ऑप्टेटिव, और अगर आप एक्सक्लेम करते हैं यानी अपने साथ किसी अचानक हुई घटना को आप बताना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी। ठीक है, तो ये तो वो टाइप हुआ जो उसके सेंस, उसके मीनिंग के आधार पर होता है। एक टाइप उसकी बनावट के आधार पर भी होता है जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक चर्चा होता है सिंपल सेंटेंस।
दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो पहला टाइप सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस और चौथा होता है मिक्स्ड सेंटेंस। संभवतः आपने ये टाइप तो अक्सर सुना होगा, अक्सर पढ़ा होगा। ज्यादातर लोग इस तरीके के टाइप से अवेयर नहीं होते हैं, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा और तब मैं फिर वापस चलूंगा कि सेंटेंस जो होता है वो किसको कहा जाता है, कैसा होता है और वो फ्रेज और क्लॉज से कैसे डिफरेंट होता है। ठीक है, देखिए सिंपल सेंटेंस किसको बोला जाता है? जैसे कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब हो। क्या हो? एक ही फाइनाइट वर्ब हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई एम टीचिंग यू, तो इसमें फाइनाइट वर्ब कितना है? एक ही। ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब हो, जिसमें एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब हो और वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हो, तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब हो और वो सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हों, एंड से, और से, बट से जुड़े हों, तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। और अगर आपके पास दो या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब हो, कितना? दो या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब हो जिसमें कम से कम एक सबऑर्डिनेट और एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जरूर हो, तब आप उसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड। यानी सिंगल फाइनाइट वर्ब सिंपल सेंटेंस, डबल फाइनाइट वर्ब कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। लेकिन अंतर क्या है? एक में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा रहेगा और एक में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा रहेगा, और एक होता है मिक्स्ड सेंटेंस जिसमें एक सबऑर्डिनेट और एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जरूर होगा। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा कंजंक्शन वगैरह और क्लॉज और फ्रेज के बारे में समझना होगा, तब आपको ये टाइप्स अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को आज इन सारे टाइप्स के बारे में एक एक करके बताऊंगा, और उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है ना? चलिए देखिए, सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि सेंटेंस होने के लिए कुछ चीजों का होना आपके अंदर बहुत जरूरी है। सबसे पहला हम लोग बोलते हैं ना, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया कि हमेशा सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस नहीं होते हैं। आपको मैंने एग्जांपल दिया था, शायद आप लोगों को याद हो। मान लीजिए मैंने कहा एट द एंड ऑफ द मंथ। आप बता सकते हैं मुझे एट द एंड ऑफ द मंथ सेंटेंस है कि नहीं? महीने के अंत में। कब? महीने के अंत में। लेकिन महीने के अंत में क्या? कोई आइडिया नहीं। लेकिन अगर मान लो मैंने कहा आई विल पे यू, आई विल पे यू एट द एंड ऑफ द मंथ। अब पूरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि मैंने इसको जब जोड़ा आई विल पे यू, तब जाके आपको ये बात समझ में आई कि मैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा था। क्या इसके बिना आप पूरी बात समझ रहे थे? नहीं ना। एट द एंड ऑफ मंथ व्हाट? एट द एंड ऑफ द मंथ मैं क्या कर लूंगा? समझ में आ रही है बात? अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक पॉइंट आपने क्या सीखा कि केवल ग्रुप ऑफ वर्ड होना जरूरी नहीं है। फिर क्या जरूरी है? अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। यानी कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ब होना चाहिए, क्योंकि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? तीसरा क्या जरूरी होना है बताइए? वर्ड्स का जो क्रम है, ऑर्डर है, वो कैसा होना चाहिए? शब्दों का क्रम कैसा होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए।
जो एक सेंटेंस होने के लिए जरूरी है वही क्या होना चाहिए, ऑर्डर सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे अ प्रॉपर वर्ड ऑर्डर, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड हो, सब्जेक्ट और वर्ब और शब्दों का क्रम सही ना हो तो भी वो सेंटेंस नहीं होगा। अच्छा चलिए मैं एक चीज दिखा रहा हूं आपको। चलिए बता सकते हैं क्या इसका मतलब क्या होगा। अ मैंगो ईट आई डेली, देखिए इसमें सब्जेक्ट भी है आई, वर्ब भी है, लेकिन क्या ये सेंटेंस है, नहीं ना। तो क्या होगा इसका, आई ईट अ मैंगो डेली, तब जाके ये आपका क्या होगा, शुद्ध होगा। इसका मतलब ये कि अगर शब्द में ग्रुप ऑफ वर्ड हो लेकिन अगर उन वर्ड का अरेंजमेंट अच्छे से ना हो तो सब्जेक्ट वर्ब होने के बावजूद भी वो आपको सही अर्थ नहीं देगा। आपको इससे एक और एग्जांपल देके मैं समझाता हूं। अच्छा मान लीजिए आप एक सेंटेंस लिखते हैं, इसी को मैं लिख रहा हूं हिंदी में, मैं रोज एक आम खाता हूं, मैं रोज एक आम खाता हूं। अच्छा अगर मान लीजिए मैं के सामने आई, हाँ इसके सामने मैं लिख दूं डेली, इसके सामने लिख दूं ए, इसके सामने लिख दूं मैंगो और इसके सामने मैं लिख दूं ईट, आई डेली अ मैंगो ईट, क्या ये सेंटेंस सही है, बताइए ये सेंटेंस सही है क्या, नहीं सही है। जबकि आप ध्यान से देखिए हिंदी में जो वाक्य आप लिख रहे थे उसके सामने ही तो लिखा है आपने, लेकिन फिर भी ये इंग्लिश में सही है क्या, नहीं, क्योंकि हिंदी का ये अरेंजमेंट होता है, हिंदी का ये अरेंजमेंट नहीं होता है। मैं आगे आप लोगों को वर्ड का ऑर्डर पढ़ाऊंगा कि कोई भी सेंटेंस अगर आपको लिखना हो तो उसका प्रॉपर वर्ड ऑर्डर क्या होता है। लेकिन आप यहां पर तो समझ रहे हैं ना कि हिंदी का शब्द का क्रम और इंग्लिश के शब्दों का क्रम सेम नहीं होता है। अगर सेम होता तो फिर ट्रांसलेशन बनाने में क्या दिक्कत होती, और हम लोग खूब आसानी से उसके ही नीचे उसके सारे इंग्लिश के वर्ड लिख देते तो हमारा काम हो जाता। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं। तो फिर इसका सही ऑर्डर क्या होता है, आई ईट अ मैंगो डेली। तो आपने देखा पहला क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड था ना। एक सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब भी है, लेकिन प्रॉपर वर्ड ऑर्डर है क्या, नहीं। तो प्रॉपर वर्ड ऑर्डर भी होना चाहिए, और तब जाके एक और चीज होनी चाहिए जिसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट सेंस। क्या कहते हैं, यस देखिए कंप्लीट सेंस से कहने का क्या मतलब होता है। कंप्लीट सेंस का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब भी हम कोई बात कहें तो अब उसके बाद हमारे मन में कोई प्रश्न चिन्ह न रह जाए कि ऐसा आपने कहा तो इसके आगे भी कुछ कहिए तब मैं पूरी बात समझ पाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपसे मैंने कहा इफ यू कम टुमारो, इफ यू कम टुमारो। अब जरा गौर करिएगा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इफ को हटा दूं तो यू कम टुमारो, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, अदर वर्ड भी है। मीनिंग क्या निकल रहा है उसको बाद में हम देखेंगे। सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब और अदर वर्ड्स आते हैं, तो ऑलमोस्ट ये और ये तीनों चीजें कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको इफ लगा के बोलते हैं, इफ यू कम टुमारो, यदि तुम कल आओगे, यदि तुम कल आओगे, तो अब बताइए इतना बोल के अगर मैं चुप हो जाऊं तो आप समझ पाएंगे क्या। मान लीजिए क्लास खत्म हुआ और मैंने आपसे कहा अच्छा ठीक है देखते हैं यदि तुम कल आओगे। अब यदि तुम कल आओगे तो मैं क्या करूंगा, मैं कह सकता हूं यदि तुम कल आओगे तो मैं तुम्हें ये किताब दे दूंगा, यदि तुम कल आओगे तो मैं इसका रिवीजन करा दूंगा। यानी कि जब तक मैं एक और वाक्य इसमें नहीं जोड़ूंगा तब तक आपको मेरी पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो इफ यू कम टुमारो आई विल गिव यू द बुक, यदि तुम कल आओगे तो मैं तुम्हें किताब दे दूंगा। अब आपको पूरी बात समझ में आ रही है।
तो देखिए इसमें एक सब्जेक्ट वर्ब था, फिर भी आपको पूरी बात समझ में नहीं आई जब तक मैंने इसको ऐड नहीं किया। तो कंप्लीट सेंस होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि सर फिर इसमें कंप्लीट सेंस क्यों नहीं था, तो अब आप यहां पर सीखिए। ये जो दिख रहा है ना आपको एक सेंटेंस की तरह, एक्चुअली में ये सेंटेंस नहीं है, इसको कहते हैं क्लॉज। क्या कहते हैं? क्लॉज। क्लॉज और सेंटेंस में बहुत मामूली सा फर्क होता है। एक सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है, एक क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है। सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है, अकेले पूरी बात समझा पाता है, लेकिन कोई क्लॉज अकेले पूरी बात समझाने में कामयाब नहीं होता है, उसे एक और क्लॉज की जरूरत पड़ती है, और वो दोनों क्लॉज मिल के क्या होते हैं? एक सेंटेंस बनते हैं। और जब दो क्लॉज आते हैं तब वहां पे कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। और इसीलिए मैंने आप लोगों को जो शुरू में टाइप बताया यहां पर, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और मिक्स। क्लॉज जब आप समझेंगे, कंजंक्शन जब आप समझेंगे, तब ये सब बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है? तो अब एक बात बताइए, अगर आपसे किसी ने कहा कि एक सेंटेंस होने की परिभाषा क्या है, तो आप कहिए कि ये 4 चीज होना जरूरी है। इसको कैसे लिखेंगे? अ सेंटेंस, चलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा लिखते जा रहा हूं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मैं इन सबको मिला दूंगा और आपका डेफिनेशन क्या होगा? तैयार हो जाएगा। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है? एंड हैविंग अ प्रॉपर वर्ड ऑर्डर। थोड़ा सा अपर लेवल पर आप जाइएगा तो जब चीजें आप बार बार रिपीट कर रहे हैं उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे इस हैविंग को मैं चाहूं तो नहीं भी दोबारा रिपीट कर सकता हूं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, कॉमा, अ प्रॉपर वर्ड ऑर्डर एंड अ कंप्लीट सेंस। समझ में आई बात? तो यहां पर मैंने क्या लिखा? A sentence is a group of words having a subject and a verb and having a proper word order and the complete sense या a complete sense। समझ में आई बात? यानी कि अगर आपसे किसी ने कहा कि परिभाषा बताइए, तो आप कह सकते हैं कि एक वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, शब्दों का एक सही और निश्चित क्रम होता है, और उससे हमें पूरी पूरी बात समझ में आती है, तब हम उसे वाक्य यानी कि सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस के सामान्यतः 5 प्रकार होते हैं: असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। लेकिन एक तरीके से प्रकार और बनाया जाता है जो उसकी बनावट को दिखाता है कि उसमें वर्ब की संख्या कितनी है, उसमें क्लॉजेज की संख्या कितनी है। ठीक है? चलिए, तो ये चीज आप नोट करेंगे। ठीक है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड हैविंग अ प्रॉपर वर्ड ऑर्डर एंड अ कंप्लीट सेंस। आप यहां ए ही लगाइए, ज्यादा अच्छा है, अ कंप्लीट सेंस। ठीक है? इसके बाद हम लोग क्लॉज और फ्रेज को भी थोड़ा सा समझेंगे, इसी पे हम लोग समझ लेंगे। चलिए, अभी हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके टाइप के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे एक पूरी हायरार्की की। हायरार्की क्या होता है? एक्चुअली देखिए, जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो सबसे शुरुआत में उसके वर्णमाला यानी अक्षरों को सीखते हैं। जैसे हिंदी में अ से लेके अ तक और क से लेके ज्ञ तक होता है। इंग्लिश में भी हम लोग ए से लेके जेड तक पढ़ते हैं। एक बात जरा सोचिए, बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए इंग्लिश क्या है, ए से लेके जेड तक है। अगर उनकी बातों की गहराइयों को देखा जाए तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं। आप कोई भी चीज लिखते हैं या पढ़ते हैं, क्या इनसे बाहर है क्या उसमें कुछ? नहीं ना। मैथ्स के बारे में क्या कहा जाता है? मैथ्स क्या है? जोड़, घटाव, गुणा, भागा। वो बिल्कुल सही कहते हैं, फॉर्मूला आप अलग अलग लगा सकते हैं, लेकिन अंततः जो ऑपरेशन आपको करना होता है वो यही 4 करते हैं। इन चारों के अलावा आप कौन सा ऑपरेशन करते हैं? अब आप देखिए, तो फिर इनका इन चारों से क्या कनेक्शन है? देखिए, अक्षरों का अर्थपूर्ण समूह, अक्षरों का अर्थपूर्ण समूह
शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा COW, काऊ मतलब गाय। अगर मैं इसको OWC या OCW या CWO इस तरीके से लिखता तो क्या इनका कोई मीनिंग आप निकाल सकते थे? तीनों लेटर तो सेम है ना। मैंने सिर्फ किया क्या है? क्रम इधर उधर किया है। समझ में आ रही है बात? लेकिन इसका मीनिंग आप निकाल पा रहे हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो आप इसको कहते हैं वर्ड। क्या कहते हैं? वर्ड। और इसको कहते हैं जंबल। क्या कहते हैं? जंबल। यानी जब अक्षरों का एक सही समूह बने और उसका कोई अर्थ निकले तो वो शब्द कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स गिविंग अस अ कंप्लीट मीनिंग, इट इज कॉल्ड अ वर्ड। लेकिन विदाउट मीनिंग अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड जंबल। समझ में आई बात? मान लीजिए आपके पास एक ट्रक बालू, एक ट्रक गिट्टी, सब सारा बिल्डिंग मटेरियल हो और आप उसको एक जगह इकट्ठा एक मैदान में रख दें और आप कहेंगे कि अब घर बन गया, तो क्या वो घर है? नहीं। आप उसको जब तक प्रॉपर स्ट्रक्चर में यूज नहीं करेंगे तब तक आप घर कह सकते हैं क्या? नहीं। मटेरियल उतना ही लगा है, वही मटेरियल लगा हुआ है, लेकिन आपने उसको एक प्रॉपर शेप नहीं दिया था, इसलिए आपने उसको घर नहीं कहा। आप उसको घर कब कह सकते हैं? जब आप उसको प्रॉपर शेप देते हैं। समझ में आ रही है बात? उसी तरीके से वर्ड्स को जब आप ग्रुप में बांटते हैं और उसका मीनिंग भी निकलता है तब वो आप वर्ड्स कहलाते हैं। सॉरी, लेटर्स को जब आप सही ग्रुप में सजाते हैं और उसका मीनिंग निकलता है तभी उसको क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। अब आइए, वर्ड्स से मिलकर फ्रेज बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्रेज बनते हैं। वर्ड्स से मिलकर ही क्लॉज बनते हैं और वर्ड्स से मिलकर ही सेंटेंस बनते हैं। लेकिन उनमें अंतर क्या होता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि सेंटेंस उसे कहा जाता है जिसका क्या होना चाहिए? प्रॉपर वर्ड ऑर्डर होना चाहिए। समझ में आई बात? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए और क्या होना चाहिए? एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए। तो फिर सेंटेंस की परिभाषा तो हमने सीख ली, लेकिन क्लॉज सेंटेंस से अलग कैसे है? फ्रेज सेंटेंस से अलग कैसे है? देखिए, फ्रेज की कहानी समझिए। फ्रेज में उस पॉइंट में से क्या क्या लागू होता है? तो पहला पॉइंट लागू होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक वैसे ही जैसे सेंटेंस भी क्या है जी? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दूसरा, क्या इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब होता है? नहीं होता है। नो सब्जेक्ट नो वर्ब, नो सब्जेक्ट नो वर्ब, यानी कि इसमें अपना कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता है। तीसरा, इसमें भी प्रॉपर वर्ड ऑर्डर होना चाहिए। इसमें को भी आप इधर उधर लिखेंगे तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। इसमें भी क्या होना चाहिए? प्रॉपर वर्ड ऑर्डर होना चाहिए। आइए नंबर 4 पर। क्या ये कंप्लीट सेंस देता है? नहीं। कुछ सेंस तो जरूर देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। यानी कि ये कुछ सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। एक और इसके बारे में आप बात समझ सकते हैं और वो ये है कि सेंटेंस को छोड़ के बाकी सारी चीजें सेंटेंस के एक पार्ट की तरह काम करती हैं। तो ये क्या कहलाएगा? वर्क्स एज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। यानी अगर आप कहेंगे कि फ्रेज क्या है तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। कैसा ग्रुप ऑफ वर्ड है? तो इसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता है। क्या इसका प्रॉपर वर्ड ऑर्डर होता है? बिल्कुल होता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को लिखवाया था एट द एंड। तो मान लीजिए मैंने कहा एट मंथ द एंड ऑफ, क्या ये सेम मीनिंग देगा एट द एंड ऑफ द मंथ के जैसा ही? नहीं। मैंने इसके पहले क्या लिखा था? एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ। तो क्या ये और ये बिल्कुल सेम है? नहीं है।
जबकि वर्ड तो सारे सेम ही हैं। हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी वर्ड्स जो होते हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में रहेंगे तभी आपको कोई मीनिंग देंगे, अदरवाइज वो कोई मीनिंग आपको नहीं दे सकते हैं। समझ में आई बात? वो सेंटेंस हो, फ्रेज हो, क्लॉज हो, आपको पूरा मीनिंग वो देंगे। समझ में आई बात? और कब देंगे? जब उनका वर्ड ऑर्डर क्या हो, सही हो। अब आइए, सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। अच्छा, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? महीने के अंत में कोई घटना महीने के अंत में होगी, कोई व्यक्ति किसी से महीने के अंत में मिलेगा, किसी को सैलरी महीने के अंत में मिलेगी। आई गेट माई सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ। मैं अपनी सैलरी कब पाता हूं? ठीक है, हाँ। आई पे ऑल माई EMIs एट द एंड ऑफ द मंथ। आई पे द रेंट ऑफ द हाउस एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, आई मीट हिम एट द एंड ऑफ द मंथ। आई गो देयर एट द एंड ऑफ द मंथ। आप कुछ भी लगाइए, आपको यह बता रहा है कि आप वो काम महीने के अंत में करते हैं, यानी इसका कुछ तो मीनिंग है ना। लेकिन क्या ये पूरी बात अकेले बता पा रहा है? नहीं। तो सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। और वर्क्स एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूंगा जैसे आई विल मीट यू, आई विल मीट यू व्हेन? एट द एंड ऑफ द मंथ। समझ में आई बात? आई गेट माई सैलरी, आई गेट माई सैलरी व्हेन? एट द एंड ऑफ द मंथ। व्हेन का मतलब टाइम बता रहा है, और टाइम भी क्या होता है? एक वाक्य का हिस्सा होता है। तो जब आप किसी सेंटेंस के हिस्से की बात करते हैं तो वर्ड भी उसका हिस्सा होता है और फ्रेज भी एक सेंटेंस का क्या होता है? हिस्सा होता है। समझ में आई बात? तो अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब। यहां पर एंड लगा देंगे। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब बट हैविंग अ प्रॉपर वर्ड ऑर्डर एंड some sense but not complete sense and works as a part of a sentence। समझ में आई बात? अगर आपको, मैंने तो अलग अलग पॉइंट लिखा, अब इस पॉइंट को मैंने क्या किया? एक परिभाषा के रूप में बदल दिया। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब बट हैविंग अ प्रॉपर वर्ड ऑर्डर एंड सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस एंड वर्क्स एज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। समझ में आई बात? अभी इसके आगे मैं चलता हूं, लिखने का काम इसके बाद करेंगे हम लोग। पहले मैं क्लॉज के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर लूं। फ्रेज समझ में आ गया, अब बात करते हैं किसकी? क्लॉज की। देखिए ध्यान से सब लोग, क्लॉज के साथ भी लगभग सारी चीजें वैसी ही हैं जैसा कि एक फ्रेज के साथ है, सिर्फ सेकेंड पॉइंट को छोड़ के। इसको छोड़ के, सेकेंड पॉइंट को छोड़ के। पहला पॉइंट क्या है जी? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरा, अ सब्जेक्ट अ वर्ब। और मैं लास्ट में बताऊंगा कि ऐसे कौन से एक दो पॉइंट्स हैं जिसके चलते एक क्लॉज और एक सेंटेंस एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। इस चीज को सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस तरीके का जो डिस्क्रिप्शन है, इस तरीके की जो व्याख्या है, बहुत कम लोगों के द्वारा आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर, सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा अ प्रॉपर वर्ड ऑर्डर। ये दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे आप शब्द बनाएं, चाहे आप वाक्य बनाएं, चाहे आप फ्रेज बनाएं, चाहे आप क्लॉज बनाएं, वर्ड ऑर्डर सही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? चौथा पॉइंट क्या है? यस, गिविंग सम सेंस, सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। चलिए आगे बढ़े। पांचवा पॉइंट इसके साथ भी क्या है? वर्क्स एज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा,
कि फ्रेज हो चाहे क्लॉज हो, उसका अपना कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, एंडिंग पॉइंट का मतलब जब आप किसी सेंटेंस को खत्म करते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन होता है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। लेकिन कभी भी किसी फ्रेज या क्लॉज के अंत में आप ना तो फुल स्टॉप लगाते हैं, ना क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ना एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि वो चीज आपका जो आप जिसे आप पढ़ रहे हैं वो सेंटेंस है कि नहीं है। समझ लीजिए, आप किसी घर में जब प्रवेश करते हैं तो उसके मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं उस घर के बाउंड्री का क्या होगा, अंत जरूर होगा। समझ में आई बात? उसी तरीके से वाक्य में जब आप प्रवेश करते हैं तो उसका अंत होता है, लेकिन क्लॉज और फ्रेज का अपना कोई अंत नहीं होता। क्यों? क्योंकि तो वो तो घर का हिस्सा है। समझ में आ रही है बात? अब आइए, तो क्लॉज के पास क्या होता है जी? एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, जैसा कि आपने फ्रेज में देखा। सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है। समझ में आई बात? सब्जेक्ट और वर्ब तो सेंटेंस में भी होता है। तो फिर एक क्लॉज और एक सेंटेंस में अंतर क्या रहा? एक चीज ध्यान रखिएगा, एक सेंटेंस में एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, यानी कि एक वाक्य में एक से ज्यादा सब्जेक्ट और वर्ब हो सकते हैं। समझ में आई बात? लेकिन एक क्लॉज में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट और वर्ब हो सकता है। सब्जेक्ट, क्लॉज और सेंटेंस को अगर आप कंपेयर करते हैं, सब लोग ध्यान से सुनिए, तो आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा मकान है। समझ में आई बात? अच्छा, कोई अपार्टमेंट आपने देखा होगा। अपार्टमेंट बाहर से आपको क्या दिखता है? एक सिंगल मकान की तरह दिखता है कि नहीं दिखता है? अपार्टमेंट समझते होंगे आप लोग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, कई तले का, 10 तले 20 तले का। तो जब आप अपार्टमेंट के प्रमुख द्वार पर, मेन गेट पर आप खड़े होते हैं तो बाहर से वो आपको क्या दिखता है? एक सिंगल घर। लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो आपको हर फ्लोर पर डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट्स देखने को मिलते हैं। नीचे पता चलता है फर्स्ट फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं, सेकंड फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं। इसका मतलब कि वो सारे फ्लैट्स उस बिल्डिंग के क्या है? पार्ट हैं। लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा हर फ्लैट अपने आप में एक छोटा सा घर जैसा ही है, और हर फ्लैट के मालिक भी क्या है? अलग अलग हैं। हर फ्लैट का बेडरूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम सब अपना अपना अलग अलग है। समझ में आ रही है बात? तो क्लॉज एक फ्लैट की तरह होता है और सेंटेंस एक बिल्डिंग की तरह होता है जिसमें कई सारे फ्लैट्स एकोमोडेट हो सकते हैं। समझ में आई बात? तो अब ध्यान से समझिए। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, हैविंग, यहां पर जोड़ लीजिए, हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड अ प्रॉपर वर्ड ऑर्डर, ठीक है, एंड गिविंग, गिविंग हैविंग दोनों लगा सकते हैं, गिविंग सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, एंड वर्क्स एज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। किसकी परिभाषा हो गई? क्लॉज की। इसके पहले आपने जो फ्रेज की परिभाषा पढ़ी और इसकी परिभाषा में सिर्फ इस वाले सेकंड पॉइंट का डिफरेंस है कि उसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता है, लेकिन इसमें अपना सब्जेक्ट वर्ब होता है। मैंने आपको क्या बताया कि क्लॉज और फ्रेज एक सेंटेंस से कैसे डिफरेंट है? तो एक सेंटेंस का अपना एंडिंग पॉइंट होता है। आप सेंटेंस के अंत में ही फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क तो नॉर्मली आप ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में, नहीं तो इंटरजेक्शन के साथ भी लगाते हैं। अदरवाइज अगर आप इन दोनों की ही बात करें तो आप सेंटेंस के बीच में आपने कभी देखा है क्या फुल स्टॉप? नहीं ना। मैंने कहा क्या तुम और फुल स्टॉप, कल आओगे फुल स्टॉप, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। जब भी सेंटेंस खत्म होता है तभी वहां पे आपको विराम चिन्ह देखने को मिलता है। अगर वो असर्टिव होता है तो फुल स्टॉप, अगर इंटेरोगेटिव होता है तो क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस के बीच में कभी भी, तो वो सेंटेंस चाहे कितने भी फ्रेजेस और कितने भी क्लॉजेज से क्यों ना बना हो, आप कभी भी उसमें बीच में कोई विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं, कोई पंक्चुएशन मार्क मतलब विराम वाला नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब बताते हैं सेंटेंस जो है वो क्लॉज से अलग कैसे है। तो 2 पॉइंट इसमें से आप निकाल सकते हैं। ये अ सब्जेक्ट एंड वर्ब की जगह आप क्या लिखेंगे? एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यानी एक से ज्यादा भी हो सकता है। और ये वाला पार्ट हट जाएगा और इसमें सम सेंस की जगह क्या हो जाएगा? कंप्लीट सेंस। समझ में आ रही है बात? तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ
वर्ब हैविंग अ प्रॉपर वर्ड ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस। समझ में आई बात? तो 3 तरीके की चीजें होती हैं। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि फ्रेज और क्लॉज और वर्ड्स तीनों तो सेंटेंस के पार्ट हैं, तो ये करते क्या है? समझ में आई बात? आइए 1 मिनट में उसके ऊपर डिस्कस करता हूं, फिर आप लोग लिखिएगा, ठीक है? देखिए, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो एक जो वर्ड होता है ना, वो अपने काम के अनुसार इन 8 में से किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ सकता है। एक वर्ड नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है और इंटरजेक्शन हो सकता है। लेकिन जो फ्रेज होते हैं, फ्रेज या जो क्लॉज होता है, वो सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही होता है। 3 में से कौन कौन? वो या तो नाउन हो सकता है, वो एडजेक्टिव हो सकता है और वो एडवर्ब हो सकता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। समझ में आई बात? यानी कि फ्रेज और क्लॉज अगर सेंटेंस में यूज किए जाते हैं तो वो नाउन की तरह यूज किए जा सकते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह। इसको पढ़ने के लिए आपको एक चीज और जानना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच खुद में ही 2 हिस्सों में बटा हुआ है, फॉर्म क्लास और स्ट्रक्चर वर्ड्स में। किसमें बटा हुआ है? आपने सुना है कभी फॉर्म क्लास और स्ट्रक्चर वर्ड्स? फॉर्म क्लास वो होते हैं जिनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जैसे नाउन का सिंगुलर फॉर्म, प्लुरल फॉर्म आपने पढ़ा होगा, ठीक है? मैस्कुलिन फॉर्म, फेमिनिन फॉर्म पढ़ा होगा, पढ़े हैं ना? एक बात बताइए, वर्ब का भी सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म आपने पढ़ा होगा। एडजेक्टिव और एडवर्ब के भी फॉर्म्स होते हैं, कंपैरेटिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म, जैसा कि मैंने पिछला क्लास में आप लोगों को बताया था। लेकिन देखिए, प्रोनाउन का कोई फॉर्म नहीं होता है, वो फिक्स्ड है। आप ही में कुछ जोड़ के नहीं बना सकते हैं। आई में कुछ जोड़ के, अगर मुझे आई लिखना हो तो क्या मैं इसमें कुछ जोड़ के इसका सिंगुलर प्लुरल बना सकता हूं? मैं वी ना लिख के आईज लिख देता तो प्लुरल हो जाता क्या? नहीं ना। यानी आई का प्लुरल क्या होता है? वी, जो कि एक अलग शब्द है, आप इसमें जोड़ के कुछ नहीं बना सकते। ये इसका कोई फॉर्म नहीं है। उसी तरीके से आप प्रेपोजिशन और कंजंक्शन और इंटरजेक्शन में भी कुछ जोड़ के उसका कोई फॉर्म बना नहीं सकते। बना सकते हैं क्या? प्रोनाउन का, प्रेपोजिशन का, कंजंक्शन का और इंटरजेक्शन का कोई फॉर्म नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए अब ध्यान से सुनिए, नाउन के बदले प्रोनाउन आता है। क्या आता है? समझ में आई बात? तो इसलिए प्रोनाउन स्ट्रक्चर में आता है और ये फॉर्म में आता है, इसलिए नाउन और ये फ्रेज और क्लॉज नाउन हो सकते हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब ये काम क्या करते हैं जी? विशेषता बताने का, वर्गीकृत करने का, मॉडिफाई करने का, क्लासिफाई करने का। एक वर्ब फ्रेज भी होता है। क्या होता है? इसके बारे में बताऊंगा मैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग चीज है क्योंकि ये वर्ब से बनता है। नाउन फ्रेज में नाउन हो ये जरूरी नहीं है, एडजेक्टिव फ्रेज में एडजेक्टिव हो ये जरूरी नहीं है, एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब हो ये जरूरी नहीं है, वो उसके वर्क पर निर्भर करता है। लेकिन वर्ब फ्रेज में वर्ब होना जरूरी है। समझ में आई बात? तो ये अलग चीज है। मुख्य रूप से नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब बनते हैं। समझ में आई बात? वर्ड आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, लेकिन फ्रेज और क्लॉज जो होंगे वो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब होंगे। अगर वो फ्रेज और क्लॉज नाउन का काम करेगा तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब का काम करेगा तो एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसको क्या करूंगा, अच्छे से डिस्कस करूंगा। तब तक आप लोग डेफिनेशंस नोट कर लीजिए। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग।